Hello everyone, my name is Ritesh Singla. I welcome all of you to the second lecture of the topic subsequence and cumulatively 18th lecture of our core course Real Analysis. So as you have already known, the topic of we will continue our discussion on subsequence. So before proceeding further, let us briefly recall what we have studied in our previous lectures. So in the last lecture, we have talked about subsequence of a sequence. सो इसकी अगर एक डेफिनेशन देखें तो क्या थी? इफ n1 लेस देन इक्वल टू n2 लेस देन इक्वल टू n3 लेस देन इक्वल टू एंड सो ऑन लेस देन इक्वल टू nk is some infinite subset of natural numbers, then xnk, which is nothing but xn1, xn2, xn3 and so on, will be a subsequence of xn, right? यही डेफिनेशन देखी थी हमने लास्ट लेक्चर में. इसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई सीक्वेंस है xn जो x पे कन्वर्ट्स कर रही है, okay, let me write it like this. If xn is converging to x, then every subsequence of xn will converge to x. आप xn की कोई भी सीक्वेंस सबसीक्वेंस ले लीजिए, वो कहां कन्वर्ट करेगी? x पे ही कन्वर्ट करेगी. ठीक है, ये दो चीज देखी थी हमने. एक हमने देखा था नॉट कन्वर्जेंट की डेफिनेशन, नॉट कन्वर्जेंट, और इसका हमने रिलेशन देखा था सबसीक्वेंस से कि हमने क्या कहा था? इफ xn is not converging to x, okay, if यहाँ पे नहीं लगाते, converging to x, if and only if there exists some epsilon not positive such and a subsequence, okay, next पेज पे लिख लेते हैं इसको, sorry. So xn is not converging to x if and only if there exists some epsilon not positive and a subsequence xnk of xn such that mod of x of nk minus x, okay, mod of x of nk minus x will be greater than or equal to epsilon naught for all k belongs to n. So basically ये जो सब सीक्वेंस है, इसकी हर टर्म का जो x के साथ डिस्टेंस है वो हमेशा एप्सिलॉन नोट से बड़ा ही है. ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन देखी थी. We have already seen the construction of this sequence xn के. ठीक है, आपको हमारे लास्ट लेक्चर नंबर 17 में एक कंस्ट्रक्शन मिल जाएगी. Okay, so this is what we have discussed till now about subsequences. Okay, so let us start our today's lecture now. So मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मोनोटोनिक सबसीक्वेंस थ्योरम. प्लीज आप इसको मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम से कंफ्यूज मत होइएगा. मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम थी हमारी जो हमने 2-3 लेक्चर पहले डिस्कस की थी
कि अगर कोई भी सीक्वेंस है जो बाउंडेड और मोनोटोन है तो वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज विच इज बाउंडेड इज कन्वर्जेंट। ठीक है, मोनोटोनिक सब सीक्वेंस क्या करती है? एवरी सीक्वेंस हैज अ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस। हर सीक्वेंस की एक तो मोनोटोनिक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी ही। आपको कोई भी रैंडम सीक्वेंस दे दी जाए जो प्रोबेबली इनिशियली मोनोटोनिक ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने सीक्वेंस डिफाइन की से 1, देन 1/2, देन 3, 1/4, 5, 1/6 एंड सो ऑन। तो आप देख पाएंगे ये सीक्वेंस ना तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, राइट? ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है। लेकिन अगर एक्शन को ऐसे डिफाइन किया जा रहा है, बट जो आप x ऑफ 2n देखेंगे, इसको आप देखिए 1, 3, 5 एंड सो ऑन। ये आपकी क्या है? एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस निकल गई है आपकी, राइट? और ऐसे ही अगर मैं x ऑफ 2n प्लस 1 देखूंगा, जो आएगा मेरा 1/2, 1/4, 1/6 एंड सो ऑन। ये आपकी क्या है? एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस। देखिए मैंने ये वाला एग्जांपल इन पर्टिकुलर लिया है क्योंकि इसके अंदर आपको एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस भी देखने को मिल रही है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस भी देखने को मिल रही है। जरूरी नहीं है कि आपको किसी एग्जांपल में हमेशा ये चीज देखने को मिले। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि कोई एग्जांपल ऐसे भी होते हैं जहां पे आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस ही देखने को मिलती है। कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जहां पे आपको केवल मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस ही देखने को मिलती है। ऐसे बहुत ही कम एग्जांपल होते हैं जहां पे आपको दोनों सब सीक्वेंस देखने को मिल जाए। ठीक है, बट ये बात तय है कि हर सीक्वेंस की कम से कम एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस होगी। वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकती है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो सकती है। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए इसके प्रूफ को समझने के लिए अगर आपको पहले वाले लेक्चर समझ में आए हुए हैं कि सब सीक्वेंस क्या होता है, सब सीक्वेंस हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, अगर आपने वो सारे लेक्चर्स हमारे अच्छे से सुने हैं तो ये वाला प्रूफ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर कि रियल एनालिसिस है, बस इंट्यूशन का खेल है। इसके अंदर आपको थोड़ी सी भी इंट्यूशन समझ में आ जाती है कि भी कैसे काम हो रहा है, तो प्रूफ में कुछ नहीं है। तो इसका फॉर्मल प्रूफ देखने से पहले एक इनफॉर्मल चीज समझ लेते हैं कि मान लीजिए सीक्वेंस पहले से इंक्रीजिंग थी। ठीक है, तो इसको मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, प्रूफ हटा देता हूँ, एक इनफॉर्मल डिस्कशन के तौर पे देख लेते हैं। सपोज एक्शन इज डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग, अगर मैं पहले से मान लूं कि अगर मैंने पहले ही कह दिया कि सीक्वेंस क्या है, मोनोटोन है, देन वी हैव नथिंग टू प्रूव। अगर सीक्वेंस पहले से मोनोटोन थी तो हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, दूसरा, अगर मैं कहूं कि कुछ फाइनाइटली मैनी टर्म्स के बाद, इफ आफ्टर finitely many terms sequence become increasing or decreasing, then also there is nothing much to prove। मानते हैं? इसको हम बोलते हैं टेल ऑफ अ सीक्वेंस। हमने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि कोई बहुत बड़ी टर्म नहीं थी। टेल ऑफ ए सीक्वेंस का मतलब होता है कि सीक्वेंस की कुछ टर्म्स, स्टार्टिंग के टर्म्स को आप छोड़ दीजिए,
क्योंकि हो सकता है सीक्वेंस की स्टार्टिंग के टर्म्स बहुत वेग बिहेवियर कर रही हो। अगर कुछ फाइनेटली मैनी टर्म्स छोड़नी पड़ जाए, वो फाइनेटली मैनी इवन 1 लाख हो सकती है, अगर वो छोड़नी पड़ जाए और उसके बाद भी अगर आप सीक्वेंस के ऊपर काम कर पा रहे हो, उसकी कन्वर्जेंस की बात कर पा रहे हैं, सुप्रीमम इन्फीमम इनकी बात कर पा रहे हैं, तो आप उस सब सीक्वेंस के साथ भी काम कर सकते हैं, उस टेल ऑफ ए सीक्वेंस के साथ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए x1 x2 अप टू xm, इसका बिहेवियर नहीं पता, इट्स बिहेवियर इज इट्स बिहेवियर इज नॉट नोन। लेकिन जो xm+1, xm+2, xm+3 एंड सो ऑन, ये जो पार्ट बचता है इंफिनिटी तक, ये सपोज कर लीजिए डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो आप जानते हैं सब सीक्वेंस की डेफिनेशन, हम जो हमारी एन के था, n1 है, उसको क्या ले लूंगा मैं, m+1 ले लूंगा, n2 को क्या ले लूंगा, m+2 ले सकता हूं मैं ये चीज। ठीक है, अगर मैं n1 n2 ऐसे डिफाइन कर लूंगा तो x ऑफ n1 ये वाली टर्म बन जाएगी, x ऑफ n2 सेकंड टर्म बन जाएगी एंड सो ऑन। तो ये एक सब सीक्वेंस हो जाएगी, ये अगेन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये वाला केस भी सॉर्टेड हो गया। ये पहला केस हमने क्या देखा कि सीक्वेंस पहले से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो कुछ प्रूव ही नहीं करना, क्योंकि सीक्वेंस खुद की सब सीक्वेंस तो होती ही है। फिर हमने कहा कि कुछ फाइनाइटली मेनी टर्म्स छोड़ दो, उसके बाद सीक्वेंस एक पैटर्न फॉलो कर रही है, या तो उसके बाद सीक्वेंस इंक्रीजिंग ही है या उसके बाद सीक्वेंस डिक्रीजिंग ही है। तब हमने देख लिया अभी जो फाइनाइटली मेनी टर्म्स है उसको इग्नोर कर दो और जो बाकी टर्म्स है उसको एज अ सीक्वेंस में काउंट कर लो, एज अ सब सीक्वेंस में काउंट कर लो। ठीक है, अब तीसरा केस क्या बच सकता है, केस थर्ड, कि सीक्वेंस कभी भी एक बिहेवियर फॉलो ही नहीं कर रही, सीक्वेंस इज नॉट फॉलोइंग अ सिंगल बिहेवियर। जैसे मैं ऐसे बात करूं, आपके लिए कोई एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल ले लेते हैं, पहले एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 1 1/2 ये डिक्रीज हुआ, 2 3 1/4, 5 6 7 1/8, 9 10 11 12 1/13 एंड सो ऑन। अब देखिए ये सीक्वेंस देखिए, आप कभी भी इस सीक्वेंस को कह ही नहीं सकते कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, क्योंकि एक बार इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज हो जाती है, फिर थोड़ी देर के लिए इंक्रीज हो रही है फिर थोड़ी देर के लिए डिक्रीज हो रही है। अब ये एक सीक्वेंस है। अब जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था उससे भी थोड़ी डिफरेंट है, उसमें आपने इवन 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 नंबर ऑफ टर्म्स उठा ली थी, यानी कि फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म उठाई, सेकंड टर्म फोर्थ टर्म सिक्स टर्म उठाई, तब आपको एक बिहेवियर मिल गया था। यहाँ पे तो वो सीन भी नहीं है, लेकिन स्टिल अगर मैं इसको x1 कह रहा हूं, ये x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 ऐसे मान के चल रहा हूं, तो जो मेरी सब सीक्वेंस मैं ऐसे ले रहा हूं x1 x3 x4 x6 x7 x8, इस टाइप से अगर मैं सीक्वेंस ले रहा हूं। ठीक है, बाद में यहाँ पे मुझे ऑफ कोर्स x10 लिखना होगा, बट आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे x11 एंड सो ऑन, इस टाइप की सीक्वेंस लूं तो ये क्या है, सब सीक्वेंस है, जो क्या है मेरी इंक्रीजिंग है। ऐसे ही अगर मैं टर्म ले लूं x2, उसके बाद x5, उसके बाद x9, उसके बाद x13 एंड सो ऑन, ये भी क्या है, एक सब सीक्वेंस है, जो क्या है मेरी डिक्रीजिंग है। तो ऐसा बिहेवियर कब आया, जब आपकी कभी भी सीक्वेंस कंप्लीटली, कोई भी टेल ऑफ अ सीक्वेंस ना तो इंक्रीजिंग जा रही थी ना डिक्रीजिंग जा रही थी। भाई यहाँ पे एक टर्म, फिर दो टर्म इंक्रीज हुई, फिर तीन टर्म इंक्रीज हुई, फिर चार टर्म इंक्रीज हुई, फिर अगली बार पांच टर्म इंक्रीज होगी, फिर अगली बार 6 बार टर्म इंक्रीज होगी, ऐसा जाएगा। लेकिन
किसी भी पॉइंट के बाद एक वापस से डिक्रीजिंग टर्म आ जाएगी। तो आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि ठीक है एक पॉइंट के बाद हमेशा टर्म इंक्रीजिंग ही है या फिर एक पॉइंट के बाद हमेशा टर्म डिक्रीजिंग ही है, ऐसा नहीं कह सकते। पहली बात इसलिए हमारा थर्ड केस हो गया कि सीक्वेंस है वो कोई भी एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन इसमें एक खास बात जो आप देख सकते हैं वो क्या है कि हमने फिर भी एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इसमें से निकाल ली, ठीक है। इसको जब हम फॉर्मल डेफिनेशंस में लिखते हैं उस टाइम एक नाम देते हैं पीक। पीक का हिंदी में मतलब होता है चोटी, ठीक है। पीक टाइम हम कहते हैं कि इट इज हाई टाइम, इट इज पीक टाइम, ठीक है। चोटी ये बालों वाली चोटी नहीं, पहाड़ वाली चोटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो पीक का क्या मतलब है कि वो एक अपने आप में एक सबसे ऊंची वैल्यू है, उसके बाद की जो भी वैल्यू है वो उससे छोटी छोटी हो, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी कोई पीक वैल्यू मिल रही है तो आपका काम बन जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे आप भाई? जैसे x4 है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे x4 है, x4 x5 से बड़ा है, ठीक है। तो x4 अपने आप में एक पीक वैल्यू है क्योंकि x4 क्या था 3 और x5 है 1/4, तो ये अपने आप में एक पीक वैल्यू है। भी x4 बड़ा है, x5 छोटा हो गया। लेकिन उसके बाद अगर मैं x5 और x6 में एक रिलेशन देखूं तो x5 x6 से छोटा हो जाएगा, वो x7 से छोटा है, वो x8 से भी छोटा है। कहने का मतलब क्या है रहा है इसके अंदर कि आपकी जो पीक है वो कांस्टेंट नहीं है। भी आप किसी भी टर्म के लिए आप ये चीज कह ही नहीं पा रहे कि भी उसके बाद सारी टर्म्स उससे बड़ी हो छोटी हो जाए। भी पीक का मतलब क्या होना चाहिए? भी मैं कहता हूँ ये पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है, भी ये पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है, इसके बाद जो भी, इसका मतलब क्या है, इसके बाद जो भी चोटी आएगी वो इससे छोटी हो सकती है लेकिन सबसे ऊंची यही है। समझ में आया आपको? भी सबसे ऊंची है, उसके बाद जो भी होगी वो इससे छोटी होगी, ठीक है। अगर इस टाइप का कुछ है तो हम कैसे काम करेंगे? ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यस, सो आपको एग्जांपल समझ में आया कि मैं एग्जांपल में क्या बात कर रहा हूं कि भी सीक्वेंस है वो कोई भी एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। तो आप इसके अंदर हमेशा एक क्या बना पा रहे, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस आप ड्रॉ कर पा रहे थे इस टाइप से 1 2 3 5 6 7 9 10 11 12, इस टाइप से आपको एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस मिल रही थी। ओके, तो अब इसका फॉर्मल प्रूफ देख लेते हैं। मैंने आपको तीनों केस समझा दिए हैं। पहला केस तो हमने पहली बात की, कोई भी चीज प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है उसके अंदर। बाकी केसेस के लिए हम किसकी मदद लेंगे? पीक टर्म की मदद लेंगे। पीक हमने क्या कहा कि एक्सन है, वो पीक टर्म कब होगी? इफ xn is greater than equal to xm for all n greater than equal to m, राइट। कि भी xn यहाँ पे होगा ns टर्म पे और उसके बाद वो चीज बढ़ती जाएगी। इसको हम दूसरे तरीके से जो बुक में लिख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो xm है वो आपका xn से बड़ा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। तो हम वही बुक की डेफिनेशन से ही लेके चलेंगे कि जो xm है वो हमेशा xn से बड़ा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो बेसिकली ये मेरा xm था, यहाँ पे मेरी mth पोजीशन थी, तो उसके बाद सारी जो टर्म्स है वो इससे छोटी ही है, पहाड़ की टर्म्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब देखिए किसी भी सीक्वेंस के अंदर मान क्या हो सकता है, इस टाइप की जो पीक टर्म्स है वो क्या हो सकती है, फाइनाइटली मैनी हो सकती है, इनफाइनाइटली मैनी हो सकती है। केस1 infinitely many peaks,
ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए पहले M1 पे पीक है, फिर M2 पे पीक है, फिर M3 पे पीक है एंड सो ऑन, ऐसे पीक चल रही है। तो इसका क्या मतलब होएगा, x ऑफ M1 है वो पहली पीक है। अब एक बात देखिए इस चीज में, इसको पहले हम इन्फिनिटली मैनी पीक को एक ग्राफ से समझ लेते हैं, पहाड़ से ही समझते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया, देन दिस 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 दिस। अब देखिए ये आपका एक एग्जांपल है। अब देखिए ये सबसे ऊंची टर्म है, ठीक है, ये जो भी पीक आ रही है वो इससे क्या हो रही है, छोटी ही हो रही है, मानते हैं, ये सबसे पीक टर्म है, इसके बाद की जो भी टर्म है वो इससे छोटी है। अब इस टर्म को आप पीक टर्म कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बाद एक ये वैल्यू आ रही है जो इससे बड़ी आ रही है, तो ये एक पीक टर्म नहीं है। तो ये हो गया आपका M1, ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं, इस पॉइंट को दे दिया M1 नाम, ये पॉइंट होएगा M2, सॉरी, ये पॉइंट हो गया M2, और इसको हमने मान लिया ये ऐसे था, ये पॉइंट हो गया आपका फिर M3। कि देखिए ये जो एलिमेंट है इसको अगर आप एक बार समझेंगे तो ये जो एलिमेंट है ये इससे तो बड़ा है, लेकिन इसके बाद एक एलिमेंट आ रहा है जो इससे और बड़ा हो रहा है, तो इसको मैं पीक नहीं कह सकता, नॉट अ पीक। पीक की डेफिनेशन क्या करिए कि उसके बाद वाली टर्म हमेशा उससे छोटी ही रहे, ठीक है, तो ये वाली टर्म देखिए इसके बाद वाली से छोटी ही है हमेशा, ठीक है, तो ये आपका M2 पीक होगी, ये आपकी M3 पीक होगी। ये मतलब हो रहा है इसका पीक का भी, एक पीक आ गई आपकी, इनफाइनाइटली मैनी पीक है, तो x ऑफ M1 आ गया, वो हमेशा किससे बड़ा होगा, x ऑफ M2 से बड़ा होगा, क्योंकि M1 पीक पे था, तो उसके बाद वाली टर्म इससे छोटी ही हो सकती है। x ऑफ M2 के बाद x ऑफ M3 आ जाएगा, ऐसे ही x ऑफ M4 आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चला, जो x ऑफ MK है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, और ये सब सीक्वेंस तो है ही। मानते हैं, बात समझ में आई यहाँ पे, भाई हमने क्या कहा कि इन्फानेटली मैनी पीक्स थी, एक पीक मिली मुझे सबसे पहले, ठीक है, मैंने कहा ये पीक वैल्यू है, M1 मेरी पीक वैल्यू, M1 पे पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू का क्या मतलब है, M1 के बाद आप कोई भी नेचुरल नंबर लो, कोई भी M2 लो, M3 लो, M1+1 लो, M1+K लो, जो x ऑफ n होगा वो xm से छोटा होगा, ये मतलब होता है पीक का, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद वाली टर्म हमेशा से छोटी ही है, तो ये मेरी पहली पीक हो गई। उसके बाद मुझे एक और पीक वैल्यू मिल गई, इसका मैं बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे एक ले लगा लीजिए 10, फिर ले लीजिए से 5, फिर 6, फिर 7, देन 4, देन 5, देन से 2, एंड देन से 1/n, 1/n टाइप आपका स्टार्ट हो जाएगा, सपोज कीजिए इस टाइप की है, ठीक है। तो 10 अपने आप में एक पीक वैल्यू है, ये एक पीक वैल्यू है क्योंकि सारी टर्म 10 से छोटी है। उसके बाद 5 नोट अ पीक, क्यों, क्योंकि 5 के बाद वाली टर्म ही 5 से बड़ी हो गई। 6 भी नोट अ पीक, क्योंकि 6 के बाद आपका 7 आ रहा है, वो 6 से बड़ा है। 7 आपकी फिर से एक पीक वैल्यू, क्योंकि 7 के बाद क्या है, 4 5 2 इस टाइप की टर्म्स है, तो वो सबकी सब टर्म क्या है, 7 से छोटी है, तो 7 अपने आप में एक पीक वैल्यू है। आई समझ में बात। 4 अगेन नोट अ पीक, क्योंकि 4 के बाद एक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, फिफ्थ 5 है, ये भी एक पीक वैल्यू है। 2 को आप देखोगे तो ये भी एक पीक वैल्यू है अपने आप में, क्यों, क्योंकि 2 के बाद वाली जो भी एक्सएनथ टर्म है वो 2 से छोटी ही है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, इसमें पीक से कैसे निकालेंगे 10, फिर आप निकाल लेंगे 7, फिर आप निकाल लेंगे 5, फिर आप 2, और 1/n तो डिक्रीजिंग था ही, तो वैसे भी आपका पीक बनता ही जाएगा। समझ में आया, यह मतलब था इन्फिनिटली मेनी पीक्स होने का। तो उससे मुझे M1 M2 M3 हमेशा ऐसे ऐसे मिलते रहेंगे, उसको मैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिख लूंगा, वो मेरी एक डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस बन जाएगी। आई समझ में बात, हमने एग्जांपल से भी समझ लिया। चलिए केस 2 इसमें क्या हो सकता है, फाइनाइटली मैनी पीक्स,
फाइनाइटली मैनी पीक्स का मतलब है कि हो सकता है कोई पीक एग्जिस्ट ही ना करती हो। सीक्वेंस मान लो इंक्रीजिंग है पहले से ही, तो पीक कैसे एग्जिस्ट करेगी? ठीक है, सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग होगी तो पीक कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देके समझते हैं। उसी टाइप का एग्जांपल लेते हैं हम। 10, देन 7, देन 8, 9, देन से 6, 4, देन से 5, 2, and then 1 plus say 1 minus 1 by n। ठीक है, तो बेसिकली 1 माइनस 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, so 1 minus 1 upon 9, 1 minus 1 upon 10, 1 minus 1 upon 11 and so on। अब इस टर्म में देखिए, इस एग्जांपल में ये एक पीक वैल्यू है, आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि इसके बाद कोई भी वैल्यू ले लो वो 10 से छोटी ही है, तो आपने 10 एक पीक वैल्यू निकाल लिया। 7 एक पीक वैल्यू है? बिल्कुल नहीं है। 8 एक पीक वैल्यू है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 8 के बाद आपने देखा 9 बैठा है। 9 एक पीक वैल्यू है? बिल्कुल है, क्योंकि अगली आगे वाले टर्म क्या है? 6 4 5 2 एंड 1 माइनस समथिंग। ठीक है, तो 9 आपकी एक पीक वैल्यू होगी। क्या आपकी 6 एक पीक वैल्यू है? बिल्कुल है, क्योंकि आगे वाले टर्म अगेन 6 से छोटी है। ये भी है। क्या 4 एक पीक वैल्यू है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देन 5 एक पीक वैल्यू है? बिल्कुल आप कह सकते हैं। 2 भी एक पीक वैल्यू आ रही है? बिल्कुल आ रही है, क्योंकि आगे वाली टर्म 2 से हमेशा छोटी ही है। ये आ गया। अब अगली वाली टर्म देखिए, 1 माइनस 1 अपॉन 9। क्या ये पीक वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि 1 माइनस 1 अपॉन 9 1 माइनस 1 अपॉन 10 से छोटा है, वो 1 माइनस 1 अपॉन 11 से छोटा है। राइट, तो ये आपकी एक पीक वैल्यू नहीं है। आगे आपकी कोई भी पीक वैल्यू नहीं मिल रही। इसका क्या मतलब हुआ? ये आपकी क्या होगी? फाइनाइटली मैनी पीक वैल्यूज। फाइनाइटली मैनी पीक वैल्यूज। ठीक है, इसी के अंदर मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस दिख रही है हमेशा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि सीक्वेंस, ये तो पहला वाला केस हो गया कि कुछ टर्म्स के बाद सीक्वेंस केवल इंक्रीज ही कर रही है। तो और एग्जांपल लेते हैं, 10 7 8 9 6 4 5 2। इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, देन लेते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 9, 1 प्लस 1 अपॉन 10, 1 माइनस 1 अपॉन 11, 1 प्लस 1 अपॉन 12। ओके, इसमें 1 प्लस 1 अपॉन 12 एक पीक वैल्यू हो जाएगा। सॉरी, this example will not work। Okay, what we can do here is, just a second, let me construct some example। say 1 minus 1 upon 9, and okay, yeah, 1 minus 1 upon 10, say take it 3 upon 2, then 1 minus 1 upon 12, again take 3 upon 2, it doesn't matter, fine, and forget about 3 upon 2, you can take even 2 here, suppose आपने ये ले लिया, then 1 minus 1 upon 14 एंड सो ऑन। इस टाइप से आपने एक सीक्वेंस बना ली। इस टाइप की मैंने सीक्वेंस क्यों बनाई है, उसका एक कारण है बिल्कुल। लेट मी टेल यू दैट रीजन। यहाँ पे मैं चाहता हूं कि कोई भी वैल्यू मेरी 10 को जैसे क्रॉस ना करे, क्योंकि अगर 10 को क्रॉस कर देती वो वैल्यूज, तो मेरा 10 पीक ही नहीं हो पाता, फिर मेरा एग्जाम्पल सेंसेबल नहीं बन पाता। लेकिन इस एग्जाम्पल की अब खास बात क्या है, इसकी फाइनाइटली मैनी पीक्स है। ठीक है, इसको आपको और अच्छे से समझना है तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2 माइनस 1 अपॉन n में लिख लीजिए। तो ये सीक्वेंस कभी भी
2 को क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको हम साफ सुथरा एक नया एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं। स्टार्टिंग की कुछ टर्म सेम है, 10 7 8 9 6 4 5 2, then 1 minus 1 upon 9, 2 minus 1 upon 10, 1 minus 1 upon 11, 2 minus 1 upon 12 एंड सो ऑन। अब इसकी टर्म्स देखिए, यहां यहां तक तो आपने देखा कि पीक वैल्यूज आ रही थी कुछ एक। लेट मी राइट दोस पीक वैल्यूज, 10 9 6 5 2, ये हम देख चुके हैं अभी। अब उसके बाद देखिए 1 minus 1 upon 9, ये 2 minus 1 upon 10 से छोटा है, जानते हैं सब, क्योंकि ये 1 के बोथ पास है और ये 2 के बोथ पास है। ठीक है, तो ये चीज या इसके बाद कोई ना कोई बड़ी वैल्यू आ रही है, राइट, तो ये पीक नहीं हो सकती। उसके बाद ये 1 minus 1 upon 11 इससे तो छोटा है, बट 2 minus 1 upon 12 इससे बड़ा है। 2 minus 1 upon 12 इज ग्रेटर देन 2 minus 1 upon 10, इतना तो आप जानते ही है, राइट। तो ये भी एक पीक वैल्यू नहीं है, ये तो ऑफ कोर्स 1 माइनस हो ही नहीं सकती एंड सो ऑन। आगे आपको कोई भी पीक वैल्यूज नहीं मिल रही और आपको एक पैटर्न भी नहीं मिल रहा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ऐसा भी कंप्लीटली इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी नहीं आ रही और कंप्लीटली डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी नहीं आ रही। लेकिन जो पीक की बात कर रहे थे हम, वो यहीं तक है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। देखिए, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा इलेबोरेट कर रहा हूँ, इस चीज को बहुत ज्यादा इलेबोरेट ना बुक में किया गया ना आपके कोर्स स्ट्रक्चर में किया जाएगा। ठीक है, मैं बस ये चाहता हूँ कि हर बच्चे को हर टॉपिक की बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए मैं इतना इसको खींचने लग रहा हूँ। ठीक है, अगर आप बुक में भी जाएंगे वहां पे भी केवल 2 लाइनें लिखी हुई है और कहा हुआ है कि समझ में आ जाएगा आपको। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, फाइनाइटली मेनी पीक से क्या मतलब है। आपको एक बार लग सकता है फाइनाइटली मेनी पीक्स है तो उसके बाद तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए, जो मुझसे भी एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट हो गया था। बट आपका एक ये नया एग्जांपल मैंने अभी कंस्ट्रक्ट किया है, इसके अंदर आप चेक करेंगे कि फाइनाइटली मेनी पीक्स है, उसके बाद सीक्वेंस है, उसमें कोई भी पीक एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं उसमें से कुछ सिलेक्टेड टर्म्स निकाल सकता हूं और एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बना सकता हूं। वही आपको यहां करना है, यही आपका सेकंड केस था। ठीक है, तो इसका प्रूफ, फॉर्मल प्रूफ एक बार लिख लेते हैं। प्रूफ ऑफ केस 2, प्रूफ ऑफ केस 2, इसके अंदर आप देखेंगे तो क्या आएगा कि we have finitely many peaks, that is say x of m1, x of m2, x of m3 और मान लीजिए कुछ x of mk, ये मेरी फाइनाइटली मैनी पीक्स है, मतलब इसके बाद कोई पीक एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो इफ s1 is greater than m of k, then s1 is not a peak. This implies there will exist some s2 जो s1 से बड़ा होगा, such that x of s1 x of s2 से छोटा हो जाए। सही बात है, भी पीक नहीं होगा उसका क्या मतलब हो सकता है कि भी मैं कह रहा हूं S1 पीक नहीं है, मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई टर्म x ऑफ S1 के बाद होगी जो x ऑफ S1 से बड़ी हो जाए, इसका यही मतलब है। सिमिलरली S2 इज नॉट अ पीक, क्योंकि हमने क्या कहा यहीं तक है जो पीक है। इसका मतलब देयर विल एग्जिस्ट सम S3 जो S2 से बड़ा हो जाए, सच दैट x ऑफ S3 इज ग्रेटर देन x ऑफ S2। तो अब अगर मैं इसको एक सब सीक्वेंस मान लूं, x ऑफ S1, x ऑफ S2, x ऑफ S3, x ऑफ S4 एंड सो ऑन, ये भी क्या हो जाएगी एक सब सीक्वेंस किसकी, xn की। और आप इसको देख सकते हैं क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, अगर आपको ये वाला प्रूफ समझ में आया है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आया तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला प्रूफ। ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई भी सीक्वेंस थी तो या तो वो बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगी। रिकॉल कर लेते हैं मैं इस थ्योरम के रिजल्ट को।
इफ xn इज सम सीक्वेंस, तो हमने इसमें देखा कि या तो वो पहले ही इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगी बाय डिफॉल्ट, या फिर उसकी टेल ऑफ एक्सन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी कि कुछ टर्म्स के बाद सीक्वेंस का बिहेवियर या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है। और तीसरा हमने देखा कि जो केस 3 था हमारा अभी, ठीक है, इसमें क्या था कि ना तो पहला केस है when none of the first case और second case will exist, तो इसका क्या मतलब है, no pattern is followed। तो इसके अंदर इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हमने देखा था फाइनाइटली मैनी पीक्स, फाइनाइटली मैनी पीक्स, वो वाला केस आ गया। ठीक है, समझ में आया। इस केस को हमने कैसे सोल्व किया अभी, कि अगर कोई पैटर्न नहीं है तो पीक्स क्या होगी, फाइनाइटली मैनी होगी। ठीक है, तो वहां पे आपको एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इस थ्योरम के बाद जो मेरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक और था जो मैंने कहा था जो हम बात करेंगे, वो है थ्योरम बोल्जेनो विर्स्ट्रास थ्योरम। देखिए मैंने पहले भी ऐसे मेंशन किया है कि जो नेम थ्योरम होती है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आज तक की मेन थ्योरम है हमारी केंटर बाय नेम थी, जो केंटर थ्योरम। उसके बाद हमने एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ा था। उसके बाद हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देखी थी। उसके बाद मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम देखी थी। फिर आज हमने मोनोटोनिक सबसीक्वेंस थ्योरम देखी, और अब बोल्जेनो-वीरस्ट्रास थ्योरम। तो इन जो नेम थ्योरम है ये प्लीज आप किसी भी तरह से इग्नोर मत कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है। ठीक है, बोल्जेनो-वीरस्ट्रास थ्योरम क्या कहती है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। ठीक है, अगर कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस दी जाती है तो उसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब देखिए कितनी प्यारी थ्योरम है भी, कोई भी सीक्वेंस भी जो बाउंडेड है उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस तक बता रहे हैं। अब हम अभी तक हमने क्या पढ़ा था, बाउंडेड कन्वर्जेंट थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर बाउंडेड और मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी। और आज हमने मोनोटोनिक सब सीक्वेंस थ्योरम में पढ़ा कि अगर सीक्वेंस आपकी कोई भी सीक्वेंस है तो उसके अंदर आपको एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस मिलती है। अब बोल्जेनो ने इन दोनों चीजों को मिक्स कर दिया कि अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। कुछ नहीं, ये चीज आपकी क्या है बेसिकली, अगर मैं इसका प्रूफ लिखूं तो आपका मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम प्लस मोनोटोनिक सब सीक्वेंस थ्योरम, इन दोनों का कंबाइन है। क्यों है, एक्सन आपने मान लिया बाउंडेड है। ठीक है, एक्सन बाउंडेड है, इसका क्या मतलब हुआ कि every subsequence will be bounded, every subsequence of xn will be bounded। ठीक है, अब आपने एमएसटी से क्या पढ़ा, बाय मोनोटोनिक सबसीक्वेंस थ्योरम, xn has a monotonic subsequence। मोनोटोनिक सबसीक्वेंस, अब xn का मोनोटोनिक सबसीक्वेंस है, मान लीजिए xn k है, वो ये क्या होगी आपकी मोनोटोनिक सबसीक्वेंस, और साथ में आपकी क्या होगी बाउंडेड। एक सीक्वेंस है जो मोनोटोनिक और बाउंडेड है, तो बाय
मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम, एक्सन के इज कन्वर्जेंट। इतना सा प्रूफ था कि दो थ्योरम को मिला के इसने अपनी एक खुद की थ्योरम बना दी। ठीक है, कि कोई सीक्वेंस थी, मोनोटोनिक सब सीक्वेंस थ्योरम का यूज करेगा कि भी उस सीक्वेंस की एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस होगी। अब गिवन सीक्वेंस बाउंडेड थी तो सब सीक्वेंस भी बाउंडेड ही होगी। तो उसके बाद मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम को लगा दिया और कह दिया कि जो सब सीक्वेंस है वो क्योंकि मोनोटोनिक भी है और बाउंडेड भी है तो कन्वर्जेंट होगी, और खुद का नाम दे दिया। अब ऐसा नहीं हुआ था हिस्ट्री के अंदर, इन्होंने अपना खुद का अलग प्रूफ दिया था। इनसे इवन मोटिवेटेड होकर मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम और सब सीक्वेंस थ्योरम आप कह सकते हो अलग अलग थ्योरम बनाई गई होगी, बट इन्होंने अपना एक नेस्टेड सीक्वेंस से इंटरवल से इस चीज का प्रूफ दिया था, तो उस चीज में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे ये चीज पूछी भी जाती है तो आप इन दोनों थ्योरम को यूज करके आप इसको बता सकते हैं। इसके अंदर भी अगेन कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। बाउंडेड कीवर्ड अगेन इंपॉर्टेंट है कि बाउंडेड सीक्वेंस है उसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। ठीक है, अगर सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी नहीं होगी आप कुछ नहीं कह सकते। हर बाउंडेड सीक्वेंस की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर होती है। ठीक है, तो आप इसका अगेन कीवर्ड्स आप इग्नोर नहीं कर सकते। एग्जांपल दे देते हैं हम, क्योंकि ये तो हम हर थ्योरम की बात करते ही है कि कोई भी कीवर्ड होता है उसको काउंटर करने के लिए एग्जांपल हमें देना पड़ता है रिमार्क में। एग्जांपल एक्शन को ले लीजिए n, बेसिकली 1 2 3 एंड सो ऑन। इसकी कोई भी सब सीक्वेंस ले लीजिए, वो सब सीक्वेंस हमेशा क्या होगी, इन्फिनिटी की तरफ ही जा रही होगी। ठीक है, वो सब सीक्वेंस कभी बाउंडेड ही नहीं होगी। एवरी सब सीक्वेंस ऑफ एक्शन is unbounded and hence cannot be convergent। क्योंकि हमने पहले ही बात की हुई है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होती है, तो अगर कोई भी सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो वो कभी भी कन्वर्ज नहीं कर सकती है। ठीक है, आया समझ में ये वाला रिजल्ट। चलिए एक रिजल्ट और देख लेते हैं, क्योंकि इस थ्योरम में तो हमने कुछ ज्यादा पढ़ा ही नहीं है अभी तक। एक थ्योरम और देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक्शन इज सम बाउंडेड सीक्वेंस। ध्यान रखिएगा बाउंडेड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एक कीवर्ड है इसमें। ठीक है, इसको हम अगेन हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। एक्शन इज सम बाउंडेड सीक्वेंस एंड every subsequence of xn is convergent या फिर is converging to same limit say x, then xn will converge to x। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। प्रूफ इसका 2 ही लाइन का है, प्रूफ में ज्यादा कुछ नहीं है, बट रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट आपके कहाँ काम आता है, जब आप करते हो कि इंडक्टिवली आपने कोई भी सब सीक्वेंस ली वो कन्वर्स कर रही है सेम लिमिट पे। आपने सेट ऑफ इवन टर्म्स बनाई, वो आपकी एक जगह कन्वर्ट कर रही है एक्स पे, सेट ऑफ ऑड टर्म्स भी एक जगह कन्वर्ट कर रही है और दोनों की लिमिट सेम है, तो पूरी सीक्वेंस भी वहीं कन्वर्ट करेगी। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आनी चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है और उस बाउंडेड सीक्वेंस की खास प्रॉपर्टी क्या है कि आप उसकी कोई भी सब सीक्वेंस ले लो, उसकी हर सब सीक्वेंस सेम लिमिट पे जा रही है, एक कांस्टेंट नंबर है वहीं जा रही है घूम फिर के, तो सीक्वेंस इनिशियल सीक्वेंस थी वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, और ना केवल कन्वर्जेंट होगी वो उसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ट करेगी। ठीक है, थ्योरम की स्टेटमेंट समझ में आ रही है। यहाँ पे बस कीवर्ड हमारे जो खास खास कीवर्ड थे वो हमने एक तो ये मेंशन कर दिया कि बाउंडेड, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ठीक है, एंड एक यहाँ पे एवरी, हर सब सीक्वेंस, उस सीक्वेंस की हर सब सीक्वेंस आपकी कहां कन्वर्ट कर रही है, सेम लिमिट पे कन्वर्ट कर रही है।
तब जाके मैं कह पा रहा हूँ कि सीक्वेंस मेरी कन्वर्जेंट थी। तो ये कीवर्ड्स है, हम अगेन देखेंगे कीवर्ड्स को ड्रॉप करके क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, पहले थ्योरम का प्रूफ समझते हैं कि एक्सन कोई सम बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है, और उसकी हर सब सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। प्रूव करना है एक्सन कन्वर्जिंग टू एक्स। मान लीजिए एनालिसिस है, थ्योरम को प्रूव करना है, क्या करें, मान लो नहीं है, लेट इफ पॉसिबल एक्सन इज नॉट कन्वर्जिंग टू एक्स। आज हमने अभी रिकॉल किया था, कल के लेक्चर में पढ़ा था और आज हमने अभी रिकॉल किया है कि अगर एक्सन एक्स पे कन्वर्जेंट नहीं है देन देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव एंड ए subsequence xnk of xn such that mod of xnk minus x will be greater than equal to epsilon naught for all k belongs to n। ये हमने आज ही देखा था, रिकॉल किया था। अगर आपको प्रूफ पढ़ना है तो आप पिछला वाला लेक्चर देख सकते हो, उसमें हमने इसका प्रूफ डिस्कस किया हुआ है। तो बेसिकली क्या हुआ कि xn x पे कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो हमें एक सब सीक्वेंस मिलती है जो बेसिकली हमने कंस्ट्रक्ट भी की थी पिछली बार, xnk सच दैट उस xnk का x के साथ आप कभी भी डिस्टेंस देख लो, xn1 का देख लो, xn2 का देख लो, किसी भी xnm का देख लो आप डिस्टेंस x के साथ, वो हमेशा इस एप्सिलॉन नोट से बड़ा ही आएगा। ठीक है, अब ऐसी सब सीक्वेंस मिलना भी अपने आप में एक टैलेंट है। ये जिसने पहली बार सोचा होगा उस विज्ञानी तो वो है, हम तो छपी छपाई चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं बस। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि एक सब सीक्वेंस ऐसी मिल रही है जिसका x के साथ जो गैप है, हर टर्म का x के साथ जो गैप है वो एप्सिलॉन नोट से बड़ा है। आई समझ में बात। नाउ xnk is a bounded sequence, hence अभी हमने कौन सी पढ़ी है, बोल्जनो-वीरस्ट्रास थ्योरम, देयर एग्जिस्ट अ convergent subsequence of xnk। मतलब सब सीक्वेंस की भी एक सब सीक्वेंस, क्योंकि एक सब सीक्वेंस भी तो अपने आप में सीक्वेंस है। ये वही बात है, क्योंकि सास भी पहले कभी बहू थी। ठीक है, तो भाई हर सब सीक्वेंस भी क्या है, एक सीक्वेंस ही है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस के लिए भी एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी, तो एक्सन के की कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी। उसको मैं एक सेकंड के लिए क्या से लिख लेता हूं, से एक्स एन एम के। थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि भी ये नोटेशन पर्पस के लिए है, एक्स एन एम के। ठीक है, आई समझ में बात। ना एक्स एन एम के is convergent and a subsequence of xnk, and so does of xn। भी अगर कोई xnk की सब सीक्वेंस है तो xn की भी सब सीक्वेंस है, यानी कि xn mk xn की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। दिस implies by given condition xn mk will converge to x। क्योंकि क्या दिया हुआ था थ्योरम की स्टेटमेंट में, देखिए वापस से, एवरी, सॉरी यहाँ पे कन्वर्जेंट लिखना भूल गया हूं मैं, सॉरी, every convergent subsequence of xn is converging to same limit। तो xn m के क्या है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है xn की, तो xn m के x पे कन्वर्ट करना चाहिए। ये क्या होगी, आपकी कॉन्ट्राडिक्शन होगी। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन हो गई आपकी ये, क्योंकि आपने अभी तो कहा था भी जो xn के सीक्वेंस है
उसके हर एलिमेंट x के साथ अगर डिस्टेंस निकालूं तो एप्सिलॉन नॉट से बड़ा है। सिंस mod of x and k minus x is always greater than equal to epsilon naught, this implies mod of x n mk minus x will be greater than equal to epsilon naught। जो अगर एक कंप्लीट सीक्वेंस थी, उसका एक पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा एप्सिलॉन नॉट से बड़ा है, तो उसकी कुछ सिलेक्टेड टर्म्स भी उठाऊंगा, उसका डिस्टेंस भी x से एप्सिलॉन नॉट से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। कॉन्ट्रडिक्शन किस स्टेटमेंट पे आई? जो हमारी अजम्पशन थी। अजम्पशन क्या थी कि एक्सन इज नॉट कन्वर्जिंग टू एक्स। हमने क्या माना? एक्सन इज नॉट कन्वर्जिंग टू एक्स। पिछली थ्योरम से हमें समझ में आया कि एक सबसीक्वेंस मिलेगी एक्सन के सच दैट एक्सन के का एक्स के साथ जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन नॉट से बड़ा हो। अब क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड थी, ठीक है, सीक्वेंस बाउंडेड थी, इसलिए हमें क्या पता चला? इनिशियल सीक्वेंस बाउंडेड, सब सीक्वेंस बाउंडेड, सब सीक्वेंस बाउंडेड, तो बोल्स-जेनोव-रिस्टर्स थ्योरम ने कहा कि उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। अब कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी तो जो स्टेटमेंट की अजम्पशन थी, थ्योरम की अजम्पशन थी, तो जो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस भी कहां जानी चाहिए? एक्स पे जानी चाहिए। वहीं पे हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई, क्योंकि सीक्वेंस की हर पॉइंट का जो एक्स से गैप था वो एप्सिलॉन नॉट से बड़ा था। कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई। इसका मतलब क्या होगा? xn will converge to x, hence proved। ठीक है, रिमार्क पे आ जाते हैं इसके। बाउंडेडनेस इज नेसेसरी, इज नेसेसरी। एग्जाम्पल देखिए, 1 1/2, 3 1/4, 5 1/6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या है? एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है। इसकी कोई भी सब सीक्वेंस ले लीजिए कन्वर्जेंट। देखिए वहां पे कीवर्ड मैंने मार्क किया था, कन्वर्जेंट लिखा हुआ है, एवरी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो इसकी आप कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस लीजिए, वो जीरो पे ही जाएगी, क्योंकि कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस क्या होगी? 1/2n टाइप की ही सीक्वेंस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एवरी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। यहाँ पे देखिए कन्वर्जेंट जरूरी है, एवरी सीक्वेंस नहीं था थ्योरम में, एवरी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग टू जीरो बट एक्सन इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, तो वहां पे था एवरी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ओके, तो ये आपका दिमाग क्लियर है यहाँ पे? ये हमारा कि जो थ्योरम में बाउंडेडनेस सीक्वेंस की वो बहुत जरूरी। ठीक है, बाउंडेडनेस क्यों जरूरी थी? क्योंकि यहाँ पे हमने बोल्स-जेनोव-विर्स्टस थ्योरम भी लगाया, उसके लिए भी बाउंडेडनेस की ही यूज हुआ है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आज हमने 3 थ्योरम के बारे में पढ़ा है, एक मोनोटोनिक सबसीक्वेंस थ्योरम, एक बोल्स-जेनोव-विर्स्टस थ्योरम, और एक उन दोनों से जन्मी एक तीसरी थ्योरम जिसका कोई नाम नहीं है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इसी के साथ हम हमारा आज का लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। ओके, एंड इफ यू लाइक्ड आवर वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब to our YouTube channel and join our Telegram channel for daily updates about the lectures and PDF of these lectures, and please do share these videos with your friends, and thank you so much for watching.